आज से तुम दोनों लिन परिवार से निकल जाओ। मैं तुम दोनों को एक पैसा भी नहीं दूंगा। कॉलेज से ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मेरे माता पिता ने मेरे और मेरे अडॉप्टेड ब्रदर के बीच सक्सेसर चुनने के लिए हम दोनों को घर से निकाल दिया। उन्होंने हमारा सारा फाइनेंशियल सपोर्ट बंद कर दिया और कहा कि जो भी अपनी मेहनत से सफल बिजनेस खड़ा करेगा वही परिवार की कंपनी का सक्सेसर बनेगा। मैं अपने सपने पूरे करने के लिए साउथ चला गया, जबकि मेरा भाई नॉर्थ की ओर गया। हम दोनों ने अपनी अपनी एबिलिटीज के दम पर स्ट्रगल शुरू किया। 3 साल तक मैंने दिन रात मेहनत की और आखिरकार अपने स्टार्टअप की मार्केट वैल्यू 100 मिलियन से अधिक तक पहुंचा दी। लेकिन परिवार के बिजनेस को लेकर भाई से टकराव न हो, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा बिजनेस फेल हो गया है और मैं अपने शहर लौट आया हूँ। इन 3 वर्षों में मेरा अडॉप्टेड भाई भी तेजी से आगे बढ़ा और बिजनेस वर्ल्ड का उभरता सितारा बन गया। लेकिन सक्सेसर सेरेमोनी में पिता के पुराने राइवल ने मजाक करते हुए कहा, ओल्ड लिन, अगर तुम सच में अपने बेटों को ट्रेन करना चाहते थे तो उन्हें फ्री रिसोर्सेज नहीं देने चाहिए थे, उन्हें सब कुछ खुद हासिल करने देना चाहिए था। मैं मुस्कुराकर बोला, अंकल मिंग, आप मजाक कर रहे हैं। मेरे पिता ने तो हमारा खर्चा तक बंद कर दिया था। बस मेरी एबिलिटीज मेरे भाई जितनी नहीं है। अंकल मिंग नशे में लग रहे थे। असंभव। पिछले साल तुम्हारे पिता ने मेरे लिए नॉर्दर्न रिसोर्सेज शुरू कराने के बदले अपने कुछ शेयर मुझे सौंपे थे। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उससे मुझे कोई लाभ ही नहीं हुआ? मैंने तुरंत पिता की ओर देखा। उनका चेहरा खराब हो गया था। उन्होंने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, त्यानशिन, तुम हमारे बायोलॉजिकल सन हो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा फ्यूचर बुरा नहीं होगा। लेकिन तभी माँ ने बात काट दी। और त्यानचिंग का क्या? वह हमेशा इनसिक्योर महसूस करता रहा है। हमने बस उसे थोड़ा सिक्योरिटी का एहसास दिलाया है। उनका चेहरा ठंडा पड़ गया। तुम सिर्फ इसलिए लापरवाह हो क्योंकि तुम हमारे बायोलॉजिकल सन हो। अगर तुम्हें अपनी हैसियत का एहसास होता तो तुम नीचे से शुरुआत करते। अगर तुमने अपने भाई की सक्सेसर वाली जगह पर नजर डालने की कोशिश की तो हमें निर्दयी होने के लिए ब्लेम मत करना। मेरे दिल में कड़वाहट भर गई। मैंने अपना फोन कसकर पकड़ लिया। उसमें उनके सारे गुप्त कारनामों के एविडेंस थे। अगर बात ऐसी है तो अब मुझे आप लोगों को बचाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पिता की तरफ देखते हुए कहा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या अंकल मेंग ने जो नॉर्दर्न रिसोर्सेज वाली बात कही वह सच है? पिता ने फीकी हंसी हंसी और आह भरते हुए बोले, त्यानकिंग, बचपन से तुम कभी किसी की बात नहीं मानते थे। हम सिर्फ तुम्हारे नेचर को सुधारना चाहते थे। चिंता मत करो, जब तुम थोड़ा स्थिर हो जाओगे तब हम निश्चित रूप से तुम्हें भी कुछ रिसोर्सेज देंगे। मैं हंस पड़ा। अगर अभी नहीं देना चाहते तो बाद में भी कभी नहीं दोगे। आपने साफ कहा था कि यह एक फेयर कंपटीशन होगा, लेकिन आपने चोरी छिपे मेरे छोटे भाई की मदद की। क्या यही आपकी फेयरनेस है? मेरी आंखें लाल हो गईं। आखिर आप मुझे समझते क्या हैं? कोई खिलौना जिससे खेला जा सके? पिता मुझे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माँ ने मेज पर जोर से हाथ मारा। मैंने पहले ही कहा था कि हमने सिर्फ त्यानचिंग को सिक्योरिटी का एहसास दिलाने के लिए उसकी मदद की थी। मैंने जवाब दिया, लेकिन इससे आपको मुझसे झूठ बोलने के राइट्स नहीं मिल जाते। माँ गुस्से से बोली, कंपनी हमारी है, हम जिसे चाहें उसे देंगे। और अगर हमने त्यानचिंग की मदद की भी तो क्या हुआ? 3 साल में तुमने कुछ हासिल नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसकी बराबरी कर सकते हो? यह देखकर मेरा भाई घबरा कर बोला, भैया, माँ से बहस मत करो, यह सब मेरी गलती है। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तब मैंने कहा था कि मैं इनसिक्योर महसूस कर रहा हूँ, इसलिए माँ और पापा ने मेरी मदद की। माँ तुरंत उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई और मुझे ठंडी नजरों से देखते हुए बोली, त्यानचिंग, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं। फिर उन्होंने मेरी तरफ तिरस्कार से देखा और कहा, जो इंसान एक बिजनेस भी ठीक से नहीं चला सकता उसे दूसरों से अपनी तुलना करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम में कंपनी संभालने की एबिलिटी है? हम सबने त्यानचिंग की मेहनत देखी है, उसमें बिजनेस मैनेजमेंट की एबिलिटी है, इसीलिए हेयर बनना उसी का अधिकार है। पिता ने भी आह भरते हुए कहा, त्यानचिंग, बचपन से ही तुम्हें बहुत लाड प्यार मिला है, तुम्हें बस खाना पीना और मौज मस्ती करना ही आता है। हम कभी भी कंपनी तुम्हारे हवाले करने को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे। त्यानचेन हमेशा से कैपेबल रहा है, उसे रिसोर्सेज देना तो बस नेचुरल था। ये सब कंपनी के भले के लिए है। अगर कंपनी अच्छा करेगी तो तुम्हारा जीवन भी बेहतर होगा। तुम्हें बिगर पिक्चर देखनी चाहिए, हर बात पर इतने नैरो माइंडेड मत बनो। मैं हंस पड़ा। नैरो माइंडेड? आपको उसकी सारी मेहनत दिखाई देती है, लेकिन मेरी नहीं। इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स पाने के लिए जब मैं इतना शराब पीता था कि पेट दर्द से फटने लगता था, तब आप कहाँ थे? मैंने गुस्से में कुर्सी को लात मार दी। कुर्सी मुश्किल से ही लिन त्यानचेन को छू पाई थी। माँ और पापा मुझे हैरानी से देखने लगे। ये पहली बार था जब मैंने इस तरह उनका विरोध किया था। लेकिन तभी लिन त्यानचेन अचानक जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चिल्लाने लगा, आह, मेरी टांग। भैया, आप सही हैं मुझे मारने के लिए। मैं तो सिर्फ एक अडॉप्टेड बेटा हूँ, मुझे आपकी सक्सेसर वाली जगह नहीं लेनी चाहिए थी। मुझे सक्सेसर नहीं बनना, कृपया मुझे और मत चोट पहुंचाइए। ये देखकर पिता का चेहरा गुस्से से भर गया। बचपन में भी तुम त्यानचेन को बहुत सताते थे, अब समझ आया कि हमारा फैसला बिल्कुल सही था, वरना अगर तुम सक्सेसर बन जाते तो एक दिन उसे मार ही डालते। माँ घबराकर मेरे भाई की पैंट ऊपर करने लगी। वहाँ केवल एक छोटी सी खरोंच थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, अगर त्यानचेन को कुछ भी हुआ
तो कभी भी लिन परिवार में वापस मत आना और सक्सेसर बनने का सपना भी भूल जाओ। उन्हें तियान चेन की इस तरह रक्षा करते देखकर मेरा दिल पूरी तरह ठंडा पड़ गया। मैंने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अगर बात ऐसी है तो आज से हमारा रिश्ता खत्म। सक्सेसर की बात तो छोड़िए, अब मुझे पूरी लिन कॉर्पोरेशन में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर मैं प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा जोर से बंद किया, मुझे अंकल मिंग की आवाज सुनाई दी। ओल्ड लिन, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम ही चाहते थे कि इस मौके का इस्तेमाल करके तियानचिंग को दबाया जाए ताकि तियान चेन आसानी से लिन परिवार का सक्सेसर बन सके, इसीलिए तुमने मुझसे वे बातें कहलवाई थी। पिता ने आह भरते हुए कहा, काश मुझे पता होता कि वह इतनी हार्श रिस्पॉन्स देगा तो मैं ऐसा नहीं करता। मैं चलते चलते रुक गया। मेरे दिल में अब भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण बाकी थी कि शायद उन्हें मेरे लिए थोड़ी चिंता हो, लेकिन उनके अगले शब्दों ने मेरे दिल को पूरी तरह जमा दिया। अगर वह मन में नफरत पाल ले और तियान चेन से बदला लेने की कोशिश करे तो क्या तुम भूल गए हमने उसके इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स को रिश्वत दी थी ताकि वह कभी दोबारा खड़ा ही ना हो सके। अभी तो वह सिर्फ बहादुरी का दिखावा कर रहा है। जब वह सचमुच बुरी तरह टूट जाएगा तब घिसटता हुआ वापस हमारे पास आएगा। माँ ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। ये सुनकर मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। तो यही वजह थी, तभी मुझे इन्वेस्टर्स नहीं मिल पा रहे थे, तभी कोई क्लाइंट मेरे साथ काम नहीं करना चाहता था। ये सब पहले से ही उनके द्वारा रची गई साजिश थी। अगर मैंने समय रहते अपना ध्यान इंटरनेशनल मार्केट्स की ओर न मोड़ा होता तो शायद आज मैं भारी कर्ज में डूबा हुआ होता और मेरे पास वापस उठने का कोई रास्ता नहीं बचता। उसी सेकंड क्लाइंट्स के साथ शराब पी पी कर खराब किया हुआ मेरा पेट अचानक फिर से दर्द करने लगा। मैं कमजोर और असहाय महसूस कर रहा था। तभी बाहर से एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दिया। सफेद कोट पहने कई मेडिकल कर्मचारी स्ट्रेचर लेकर तेजी से अंदर दौड़े और पीछे की ओर भागे। मेरे माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। मैं उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा। माफ कीजिए, मुझे जाने दीजिए। अंदर कोई गंभीर रूप से घायल है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। लेकिन वे मुझे नजरअंदाज करते हुए सीधे उस निजी कमरे में चले गए जहां लिन तियान चेन मौजूद था। कुछ ही देर बाद लिन तियान चेन को स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया। जब वह मेरे पास से गुजरा तो एक मेडिकल एम्प्लॉई ने मेरा पीला चेहरा और पेट पकड़े हुए मेरी हालत देखी और तुरंत कहा, लगता है इन्हें भी बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही माँ बोल उठी, उसकी चिंता मत करो, पहले मेरे बेटे को अस्पताल ले जाओ। अगर इलाज में जरा भी देरी हुई तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। पिता भी तुरंत उनका साथ देने लगे। असल में यह भी मेरा बेटा है, लेकिन ये अपने छोटे भाई से सक्सेसर की रेस हार गया, इसलिए इसने उसे चोट पहुंचाई है। ये बस दया पाने का नाटक कर रहा है। बचपन से ही यही चाल चलता आया है। मेडिकल स्टाफ ने मुझे डिस्गस्ट भरी नजरों से देखा और जल्दी से लिन तियान चेन को एम्बुलेंस में चढ़ा दिया। दरवाजा बंद होने से ठीक पहले लिन तियान चेन ने मेरी तरफ देखकर एक घमंडी मुस्कान दी। मेरे पेट का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। आखिरकार एक दयालु अजनबी ने मेरे लिए एम्बुलेंस बुला दी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने कहा, अगर आप थोड़ी देर और कर देते तो पेट में फिर से स्टमक परफोरेशन हो सकता था। भर्ती होने और दवा लेने के बाद दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। उसी समय लिन तियान चेन ने एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में पिता उसे सक्सेसर के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाते दिख रहे थे, जबकि माँ अपने हाथों से उसे न्यूट्रिशियस सूप पिला रही थी। कैप्शन था, धन्यवाद माँ और पापा मुझे हमेशा सबसे अच्छा देने के लिए। मैं कड़वाहट से हंस पड़ा। कितना हास्यास्पद था। मैं इस डर से कि प्रॉपर्टी को लेकर मेरे और मेरे भाई के बीच विवाद न हो जाए दिन रात मेहनत करके अपनी कंपनी को और बड़ा और मजबूत बना रहा था। मुझे थोड़ी थोड़ी उम्मीद थी कि मेरे माता पिता मेरी अचीवमेंट्स पर प्राउड महसूस करेंगे, लेकिन आज उन्हें उसके साथ ऐसा बिहेवियर करते देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना मूर्ख था। उन्होंने मुझे कभी अपना बेटा माना ही नहीं। बचपन से ही जब भी लिन तियान चेन किसी चीज की इच्छा करता, वे हमेशा मुझे उसे दे देने के लिए मजबूर करते थे। वह जो भी कहता वे बिना किसी शक के उस पर विश्वास कर लेते थे, जबकि उनकी नजरों में मैं सिर्फ एक निकम्मा, बेकार और अय्याश लड़का था। शायद उनकी नजर में मेरी कीमत एक कुत्ते से भी कम थी। तभी मेरे सबोर्डिनेट का मैसेज आया, बॉस लिन कॉर्पोरेशन के टैक्स मामले के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार उन्होंने भारी टैक्स चोरी की है और अगले 2 दिनों में सख्त ऑडिट होने वाला है। हमें तुरंत 20 मिलियन युआन की व्यवस्था करनी होगी, वरना बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। मैंने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जरूरत नहीं है, वह 20 मिलियन नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दो। लिन परिवार का सक्सेसर अब तय हो चुका है। मेरा वहाँ कोई अधिकार या हैसियत नहीं बची। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मेरा इरादा सीधे साउथ लौटने का था, लेकिन अचानक ट्रेन सर्विसेज टेम्पोरेरीली बंद हो गई। अनाउंसमेंट हुई कि 1 सप्ताह तक ट्रेनें नहीं चलेंगी। मेरे पास करने को कुछ नहीं था, इसीलिए मैं लिन कॉर्पोरेशन पहुंच गया। स्टार्टअप के शुरुआती दौर में मैंने चुपचाप कई करोड़ युआन का एक बड़ी बिजनेस डील के लिए लिन कॉर्पोरेशन के नाम पर ट्रांसफर कर दी था। मेरा इरादा बाद में उन्हें यह बताकर एक बड़ा सरप्राइज देने का था, लेकिन अब लगता है कि उस सरप्राइज की कोई जरूरत नहीं रही। लिन कॉर्पोरेशन में सेल्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरी तरह अलग अलग काम करते थे। फाइनेंस डिपार्टमेंट यही समझता कि वह डील सेल्स टीम ने हासिल की है। अब मैं वे बिजनेस डील वापस लेना चाहता था, इसलिए सबसे पहले मुझे उसकी इनकम और करंट सिचुएशन को वेरीफाई करना था। लेकिन जैसे ही मैं कंपनी के अंदर दाखिल हुआ, मेरी मुलाकात अचानक लिन तियान चेन से हो गई। वह मेरे पास आया और व्यंग्य भरे लहजे में बोला, भैया माँ और पापा कह रहे थे कि अब आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है,
इसलिए आप जरूर कंपनी में आएंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सच में आ जाओगे। अब उसने पूरी तरह अपना असली चेहरा दिखा दिया था। मुझे अब किसी सो कॉल्ड ब्रदरहुड के रिश्ते निभाने की जरूरत नहीं थी। मैंने शांत स्वर में कहा, लिन कॉर्पोरेशन का भविष्य का सीईओ बनने के लिए तुमने सचमुच बहुत मेहनत की है। वह नाक सिकोड़ कर हंसा। और क्या करता, बचपन से ही तुम हर चीज में मुझसे बेहतर रहे हो। अगर मैं कुछ चाले न चलता तो तुम्हें हराने का कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान फैल गई। फिर वह मेरे करीब आया और मुस्कुराते हुए बोला, ओह हाँ, एक और बात, पापा ने पहले ही लू परिवार को बता दिया है कि मैं ही सक्सेसर हूँ। परसों मेरी सगाई लू त्यांशुआन से होने वाली है। तुम बचपन से उसे पसंद करते थे, है ना? अब कैसा लग रहा है? उसकी छोटी सोच वाली जीत देखकर मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। मैं अभी भी हमारे रिश्ते को सुधारने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वह तो मेरी हर चीज छीन लेने पर तुला हुआ था। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। उसी समय माँ और पापा सीढ़ियों से नीचे आए और उन्होंने यह सीन देख लिया। माँ गुस्से से चिल्लाई, क्या कर रहे हो तुम? अभी उसे छोड़ो। पिता दौड़कर आए और मुझे जोर से धक्का दिया। फिर वे लीन त्यान चेन के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। उन्होंने मुझे ऐसे घूरा जैसे मैं उनका दुश्मन हूँ। उसने अपनी एबिलिटी के दम पर सक्सेसर की जगह हासिल की है और तुम बार बार उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। हमारे घर में तुम्हारे जैसा निर्दयी बेटा कैसे पैदा हो गया? फिर उन्होंने चिंतित होकर पूछा, त्यान चेन, तुम ठीक तो हो? इसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? लिन त्यान चेन ने उदास चेहरा बनाकर सिर हिलाया। माँ, भैया सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि मैं सक्सेसर बन गया हूँ। आखिरकार वे हमेशा मुझसे बेहतर रहे हैं। ऐसी निराशा महसूस करना नेचुरल है। वे अभी इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कृपया उन्हें ब्लेम मत करो। वे मेरे बड़े भाई हैं। मैं नहीं चाहता कि वे इस वजह से दुखी हों। ये सुनकर पिता ने निराशा से मेरी तरफ देखा। त्यान चेंग, काश तुम में त्यान चेन की आधी भी सहनशीलता होती। माँ ने दांत भींचकर मुझे घूरा। उनकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। वह सहनशील? अगर वह त्यान चेन के खिलाफ साजिश न करे तो वही किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। फिर उन्होंने उंगली दिखाते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम अपने बिहेवियर पर विचार करो, वरना मुझे तुम्हें अपना बेटा मानने से इनकार करने के लिए ब्लेम मत करना। इतना कहकर उन्होंने मेरी तरफ दोबारा देखने की भी जहमत नहीं उठाई। वह लिन त्यान चेन को लेकर चली गई। जाते जाते मैं उन्हें उसे मनाते हुए सुन सकता था। त्यान चेन, तुम्हें पालतू जानवर पसंद है ना? माँ ने तुम्हारे लिए एक प्यारा सा बिल्ली का बच्चा खरीदा है। पिता ने मेरी तरफ देखा, भारी आह भरी, सिर हिलाया और उनके पीछे चले गए। मैं ठंडी नजरों से उन्हें तब तक देखता रहा जब तक वे मेरी नजरों से ओझल नहीं हो गए। तभी मैंने नजरें फेर ली। कंपनी का वर्क रूटीन उस दिन के लिए बंद हो चुका था। मैंने काफी देर तक खोजबीन की और आखिरकार उस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी निकाल ली। लेकिन इसी दौरान मुझे एक चौंकाने वाली बात पता चली। 1 साल पहले माँ और पापा ने लिन त्यान चेन का मन बहलाने के लिए कंपनी के पैसे निकालकर उसके लिए एक आलीशान यॉट खरीद दिया था। बाद में जब उसका मन भर गया तो उसने उस जहाज को बेच भी दिया, लेकिन इस पूरे लेन देन को कंपनी के रिकॉर्ड में छिपा दिया गया था। मैंने और गहराई से जांच की तो ऐसे कई और मामले सामने आए। इन सब में न जाने कितनी टैक्स चोरी की गई थी। पिछले साल एक दोस्त ने मुझे बताया था कि लिन ग्रुप टैक्स चोरी कर रहा है। तब मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाकर उनकी कमियों को छिपाने में मदद की थी, लेकिन इस बार मैं उनके लिए फिर से ऐसा जोखिम नहीं उठाने वाला था। ट्रेन सर्विस शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी थे, इसलिए मैंने एक होटल में कमरा ले लिया। अगली शाम न जाने कैसे मेरे माता पिता को मेरे ठिकाने का पता चल गया। जैसे ही मैं बाहर निकला उन्होंने मुझे रोक लिया। मुझे देखते ही माँ ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें लगा था कि तुम ज्यादा दिन छिपे रह पाओगे? ऐसी घटिया जगह में रह रहे हो, तुम्हें परिवार की इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं है क्या? या फिर अब तुम्हें इसकी आदत पड़ गई है? हमारे सहारे के बिना तुम बस ऐसे सस्ते होटल में ही रह सकते हो। सच तो ये है कि तुम पूरी तरह असफल हो, एक निकम्मे इंसान जो सिर्फ परिवार पर निर्भर रह सकता है। मैंने उनकी बातों को अनसुना किया, मुड़ा और वहां से जाने लगा। लेकिन लिन त्यानशिन मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। भैया, ऐसी कौन सी बात है जो बैठकर सुलझाई नहीं जा सकती? इस बार मैं ही माँ और पापा को आपके पास लेकर आया हूँ। मैं आपको कल मेरी और लू चांचान की सगाई में बुलाने आया हूँ। मैंने माँ और पापा से कह दिया है कि कंपनी के 1,000वें हिस्से के शेयर आपको दे दिए जाए। अब जिद छोड़िए और हमारे साथ घर चलिए। पिता ने सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, लिन त्यानशिन ने अपनी मर्जी से तुम्हें ये शेयर देने की बात कही है। इससे पता चलता है कि उसका दिल कितना बड़ा है। तुम्हें ऐसे समझदार और उदार भाई का आभारी होना चाहिए। मैंने ठंडे स्वर में कहा, 1,000वां हिस्सा मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने बेरुखी से लिन त्यानशिन का हाथ झटक दिया। वह मानो पहले से तैयार बैठा था। तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ में हल्की सी चोट लग गई और खून निकलने लगा। यह देखते ही माँ गुस्से से चीख उठी, अगर कल त्यानशिन की सगाई न होती, अगर लिन परिवार की रेप्यूटेशन का सवाल न होता, तो क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें वापस घर लाने आते? बचपन से तुम लिन त्यानशिन को परेशान करते आए हो और अब हमारे सामने ही उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहे हो। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। चूंकि तुम्हें यह मौका नहीं चाहिए तो मत लो। मैं देखना चाहती हूँ कि हमारी मदद और देखभाल के बिना तुम कितने दिन टिक पाते हो। उनकी बातें सुनकर मुझे बेहद हास्यास्पद लगा। मैं हंसते हुए बोला, क्या आपको अपनी बात खुद हास्यास्पद नहीं लगती? बचपन से लेकर आज तक आप दोनों में से किसने कभी मुझे लिन त्यानशिन को सताते हुए देखा है? हर बार वह सिर्फ एक शिकायत
शिकायत कर देता था और आप बिना किसी जांच पड़ताल के मुझे सजा दे देते थे। इस बार उसे सक्सेसर बनाने के लिए आपने 3 साल तक मुझसे झूठ बोला, मेरी सारी मेहनत और अचीवमेंट्स को नकार दिया। क्या यही आपका सपोर्ट कहलाता है? चुप रहो। माँ ने गुस्से में हाथ उठाया और मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें पीछे धकेल दिया। यह देखकर लिन तियानशिन तुरंत आगे बढ़ा और उन्हें संभाल लिया। फिर आंसू भरी आवाज में मेरी तरफ देखकर बोला, भैया, माँ ने आपको पालने पोसने में कितनी मेहनत की है, क्या आप उन्हें इसी तरह बदला देंगे? अभी माँ से माफी मांगिए। फिर वह माँ की ओर मुड़ा और बोला, माँ, भैया का ऐसा मतलब नहीं था, वह बस इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि आपने कंपनी मुझे दे दी। आखिरकार मैं तो सिर्फ एक गोद लिया हुआ बेटा हूँ, शायद सक्सेसर भैया को ही बना देना चाहिए। लेकिन माँ ने उसे रोक दिया और कठोर चेहरे के साथ बोली, तियानशिन, तुम्हें उसके लिए बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। वह एक एहसान फरामोश सांप के अलावा कुछ नहीं। अगर मुझे पहले पता होता कि वह ऐसा निकलेगा तो उस समय उसे बाहर ठंड में मरने के लिए छोड़ देती। पिता भी गंभीर चेहरे के साथ आगे बढ़े, तियानशिन, आज तुमने हद पार कर दी। तुम्हें माँ को इस तरह दुखी नहीं करना चाहिए था और तुम्हें तियानशिन के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तुम्हें उन दोनों से माफी मांगनी होगी। ऐसा करो, कल तियानशिन की सगाई में कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आना, सबके सामने उससे माफी मांग लेना, फिर यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर मैंने सिर झुका लिया और इतनी जोर से हंसने लगा कि मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। वाकई आप लोग एक आदर्श परिवार हैं। ये सुनकर पिता ने सिर हिलाया। परिवार में तुम भी शामिल हो। कल जब तुम आओगे तब हम सब मिलकर तियानशिन की खुशियां देखेंगे। मैंने अपनी फीलिंग्स को काबू में करने की पूरी कोशिश की। खुद को शांत करते हुए मैंने सिर उठाया और जबरन मुस्कुराया। ठीक है, मैं कल आऊंगा। कुछ हिसाब किताब अब चुकता करने ही होंगे। उन्हें कार में बैठकर जाते हुए देखकर मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। फिर मैंने एक टैक्सी ली और सीधे लू कॉर्पोरेशन की ओर निकल गया। अगले दिन शहर का सबसे बड़ा होटल रोशनी और डेकोरेशन से जगमगा रहा था। चारों तरफ उत्साह का माहौल था। लिन और लू परिवारों के बीच होने वाला ये मैरिज अलायंस पूरे शहर की चर्चा का टॉपिक बना हुआ था। सोशल मीडिया की हर ट्रेंडिंग सूची में इसी की चर्चा थी। बिजनेस वर्ल्ड की कई बड़ी हस्तियां इस समारोह में शामिल होने पहुंची थी। होटल के अंदर लिन तियानशिन गर्व से भरा हुआ था और सबकी प्रशंसा का आनंद ले रहा था। माँ की आंखें भावुक होकर लाल हो गईं। बस मैं तियानशिन को खुश देख लूं, मेरे लिए यही काफी है। पिता ने भी सेटिस्फाइड होकर सांस लेते हुए कहा, तियानशिन जैसा बेटा होना मेरे लिए प्राउड की बात है। फिर अचानक उन्होंने भौहें सिकोड़ ली। सेरेमोनी शुरू होने वाला है, वह लड़का अभी तक क्यों नहीं आया? माँ बोली, शायद मैं उसे फोन करके पूछूं। लेकिन अगले ही पल उनकी आंखों में घृणा झलक उठी। छोड़ो भी, वह कहीं बाहर मौज मस्ती कर रहा होगा। उस जैसे बेटे का होना हमारे लिए सिर्फ शर्म की बात है। अगर आज भी वह नहीं आया तो मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। लेकिन जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, कंपनी का एक कर्मचारी घबराया हुआ अंदर भागता आया। मिस्टर लिन, बड़ी समस्या हो गई है। सब लोग चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। अभी अभी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की गाड़ियां कंपनी के गेट पर पहुंची हैं। उनका कहना है कि हमारी कंपनी में सीरियस इरेगुलरिटीज पाई गई हैं। वे चाहते हैं कि आप तुरंत जाकर इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करें। यह सुनकर माँ और पिता दोनों स्तब्ध रह गए। लिन तियानशिन ने कर्मचारी का कॉलर पकड़ लिया। तुमने अभी क्या कहा? कर्मचारी घबराते हुए बोला, यंग मास्टर लिन, मेरा मतलब है कि टैक्स डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन टीम पहले ही कंपनी पहुंच चुकी है। उनका कहना है कि हमारी कंपनी ने कई बार टैक्स चोरी की है और वे चाहते हैं कि आप तुरंत जांच में सहयोग करें। अगर हम सहयोग नहीं करते तो वे लोगों को गिरफ्तार करने यहाँ भी आ सकते हैं। और इस बार तो उनके सीनियर ऑफिसर भी साथ आए हैं। उनकी बातों से लग रहा है कि मामला बहुत गंभीर है, यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। यह सुनते ही पिता का चेहरा सफेद पड़ गया। यह कैसे हो सकता है? हमारी कंपनी हमेशा नियमों के अनुसार काम करती आई है, ऐसा आखिर हुआ कैसे? कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने कहा, जब तक कि कंपनी के अंदर किसी ने गुप्त रूप से धन का घपला न किया हो। जैसे ही उन्होंने यह कहा, माँ के चेहरे पर गिल्ट की एक झलक दिखाई दी। पिता इतने वर्षों तक बिजनेस वर्ल्ड में टिके नहीं थे कि इतनी छोटी बात न समझ पाते। माँ के चेहरे का भाव बदलते ही उन्हें सब समझ आ गया। वैन्या, तुम्हें कुछ पता है ना? माँ ने उनका हाथ पकड़ लिया और जबरन मुस्कुराते हुए बोली, आप जानते ही हैं कि तियानशिन हमेशा खुद को असुरक्षित महसूस करता रहा है। क्या आपको याद है 2 साल पहले वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था? उसे खुश करने के लिए मैंने कंपनी के खाते से कुछ लाख युआन निकालकर उसके लिए कुछ उपहार खरीद दिए थे। पिता ने भौहें चढ़ा ली। तुमने मुझे उस समय क्यों नहीं बताया? और आखिर खरीदा क्या था? माँ ने धीमे स्वर में कहा, मुझे डर था कि आप मना कर देंगे। मैंने बस तियानशिन के लिए एक नया गेमिंग कंसोल खरीदा था। बाद में उसे वह पसंद नहीं आया तो मैंने उसे कम कीमत पर बेच दिया। मुझे लगा कि कंपनी के लिए वह रकम कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कंसोल बेचकर जो पैसे मिले वे भी मैंने तियानशिन को जेब खर्च के तौर पर दे दिए। ये सुनकर पिता का खून खौल उठा, लेकिन फिर भी उन्होंने उलझन में पूछा, फिर भी बात समझ में नहीं आ रही। कुछ लाख युआन की बात पर टैक्स डिपार्टमेंट के इतने हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स खुद यहाँ नहीं आते। क्या तुम मुझसे अभी भी कुछ छिपा रही हो? माँ ने सिर झुका लिया। वह चुप रही और उनकी ये खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब थी। लेकिन आखिरकार पिता की लगातार घूरती हुई नजरों के दबाव में माँ टूट गई। असल में पिछले साल जब मैंने देखा कि तियानशिन का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है तो मैंने कंपनी के खाते से 10 मिलियन युआन उसके पास ट्रांसफर कर दिए थे और मैंने उसके लिए एक प्राइवेट जेट भी खरीदा था। ये सुनते ही पिता
पिता का चेहरा काला पड़ गया। उनकी आवाज में अब जरा भी शांति नहीं बची थी। माँ समझ नहीं पा रही थी कि प्राइवेट जेट वाली बात कैसे समझाए। तभी लिन तियानचेन सावधानी से बोला, पापा इसमें सारी गलती मेरी है। मैंने ही माँ से शिकायत की थी कि बिजनेस शुरू करना बहुत थकाने वाला है और मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, इसलिए माँ ने जैसे तैसे पैसे जुटाकर मेरे लिए वो जेट खरीद दिया। लेकिन बाद में मैं उसे एक शर्त में हार गया। ये सुनते ही पिता का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने माँ और बेटे की तरफ देखा, लेकिन कुछ पल के लिए उनके पास कहने को शब्द ही नहीं थे। आखिरकार उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, आज से तुम दोनों पुराने हवेली वाले घर में वापस जाओ और अपने के पर विचार करो, और कंपनी में तुम्हारे सारे राइट्स तुरंत वापस ले लिए जाएंगे। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। इसके बाद उन्होंने समय देखा और गहरी सांस ली। फिलहाल इस बात को यहीं छोड़ो। टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑन ऑर्डर जारी कर दिया है, जल्दी से कोई सोल्यूशन निकालो, नहीं तो हम सब अंदर चले जाएंगे। इसके बाद उन्होंने लू ग्रुप के लीडर और लू चानशान के पिता को फोन लगाया। ओल्ड फ्रेंड, चानशान रास्ते में होगी ना, मुझे अफसोस है, लेकिन लगता है कि आज की सगाई की दावत रद्द करनी पड़ेगी। कंपनी में एक बड़ी समस्या आ गई है और मुझे उसे संभालना होगा। लेकिन उनकी बात खत्म होते ही फोन के दूसरी तरफ से एक शांत और व्यंग्य भरी आवाज आई, लिन जियानान, हमारी अभी सगाई भी नहीं हुई है। मुझे ओल्ड फ्रेंड कहना कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? पिता चौंक गए। तुम्हारा क्या मतलब है? फोन पर मौजूद व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरा मतलब ये है कि लू ग्रुप ने इस सगाई को रद्द करने का फैसला कर लिया है। मेरी बेटी लू चानशान अब तुम्हारे बेटे लिन तियानचेन से शादी नहीं करना चाहती। यह सुनते ही पिता के चेहरे पर गुस्सा छा गया। लू वान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं लू ग्रुप की फंडिंग बंद कर दूंगा? फोन के दूसरी तरफ से ठंडी हंसी सुनाई दी। फंडिंग? मजाक मत करो। तुम्हारी तथाकथित फंडिंग का मतलब सिर्फ इतना था कि मैं अपनी बेटी को बेच दूं। अगर तियानचिंग ना होता तो मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठता। पिता की आंखें फैल गईं। तियानचिंग, क्या वह तुम्हारे साथ है? लू वान ने ठंडे स्वर में कहा, यह तुम्हारा मामला नहीं है। तुम्हें बस इतना जानना चाहिए कि लू कॉर्पोरेशन को दोबारा उठने के लिए तुम्हारे साथ किसी मैरिज अलायंस की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि टैक्स डिपार्टमेंट का सामना कैसे करोगे। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। अभी हुई बातचीत माँ और लिन तियानचेन ने भी सुन ली थी। दोनों अविश्वास से पिता की ओर देखने लगे। माँ ने दांत भींचकर कहा, क्या लू परिवार पागल हो गया है? क्या उन्हें सच में लगता है कि लिन तियानचिंग उन्हें दोबारा खड़ा कर सकता है? लिन तियानचेन के चेहरे पर भी कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर सोचने के बाद पिता की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। उन्होंने दूर देखते हुए कहा, पहले कंपनी चलते हैं और इस समस्या को सुलझाते हैं। उसके बाद हम लिन तियानचिंग को ढूंढेंगे और उससे सारी सच्चाई निकलवाएंगे। यह कहकर तीनों रोल्स रॉयस में बैठे और कंपनी की ओर रवाना हो गए। जहां तक सेरेमनी में आए बड़े बड़े बिजनेसमैनों का सवाल था, वे सब नाराज होकर वहां से चले गए। उधर लू कॉर्पोरेशन की इमारत के टॉप पर बने चेयरपर्सन के ऑफिस में लू वॉन मुस्कुराते हुए मेरी ओर देख रहे थे। तियानचिंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सिर्फ 3 साल में अपना बिजनेस खड़ा कर लोगे और उसे सैकड़ों मिलियन की कंपनी बना दोगे। मैं सचमुच इंप्रेस हूँ। उनके बगल में बैठी लू चानशान भी चमकती आंखों से मेरी ओर देख रही थी। भैया तियानचिंग, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि कुछ ही वर्षों में आप इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। आप सचमुच कमाल हैं। मैंने बस हल्की सी मुस्कान दे दी। बस किस्मत अच्छी थी। जैसा आप लोग कह रहे हैं उतना भी खास नहीं हो, लेकिन सच कहूं तो अगर माँ पापा ने मेरे सारे रास्ते बंद न कर दिए होते तो शायद मुझे अब्रॉड जाकर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने और सक्सेस पाने की मजबूरी ही न होती। लू वान हल्का सा मुस्कुराया। फिर भी तियानचिंग, हमें तुम्हारा धन्यवाद करना होगा। तुमने इस कठिन समय में लू कॉर्पोरेशन की मदद की। अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो हम हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। मैंने सिर हिलाया। अंकल लू, आप बहुत दयालु हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए, अब कभी चानर को किसी बिजनेस डील या सपोर्ट के बदले बार्गेनिंग का टूल मत बनाइए। उसे अपनी खुशी चुनने की पूरी आजादी दीजिए। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है, मेरे लोग कुछ दिनों में आपको सौंप देंगे। फिलहाल मुझे कुछ और काम निपटाने हैं। मैंने साउथ लौटने के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर ली है और जल्द ही निकलना होगा। मैं उठकर जाने ही वाला था कि पीछे से लू चांदर ने आवाज दी, भैया तियानचिंग। मैं रुक गया और मुड़कर उसकी ओर देखा। क्या हुआ? चांद का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने शर्माते हुए सिर झुका लिया। कुछ नहीं। उसे इस तरह देखकर लू वान जोर से हंस पड़े। तियानचिंग, मैं जानता हूँ कि बचपन से ही तुम्हें चांदर पसंद थी और मैं यह भी देख सकता हूँ कि चानर के दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। तो क्यों ना तुम उसे अपने साथ साउथ ले जाओ। पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? चांदर ने झेंपते हुए अपने पिता को घूरा और फिर मेरी तरफ देखने लगी। भैया तियानचिंग, पापा की बातों पर ध्यान मत दीजिए। मैं मुस्कुराया। ठीक है, तो फिर मेरे साथ चलोगी? चानर ने हैरानी से मेरी ओर देखा। मैंने आगे कहा, मेरी गर्लफ्रेंड बनकर? उसकी सुंदर आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कुछ पल की झिझक के बाद उसने धीरे से सिर हिला दिया। ये देखकर लू वान के चेहरे पर फिर से संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। इसके बाद मैं एक दस्तावेज लेकर लिन सिटी पहुंचा। साउथ लौटने से पहले मैं उनके साथ अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। उस समय टैक्स डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन टीम अभी भी कंपनी में मौजूद थी। माँ और पापा इन्वेस्टिगेशन को लेकर बुरी तरह परेशान थे। जैसे ही माँ ने मुझे देखा, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तेजी से मेरी ओर बढ़ी और मेरा कॉलर पकड़ लिया। लिन तियानचिंग, एहसान फरामोश कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? तुमने लू कॉर्पोरेशन में क्या किया? लू वान ने अचानक सगाई क्यों तोड़ दी? मैंने उनका हाथ हटाया और उन्हें पीछे धकेल दिया। फिर ठंडे स्वर में बोला, मिसेज लिन, क्या आप मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश कर रही हैं? अगर ऐसा है तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। मेरे शब्द सुनकर उनकी आंखें ठंडी हो गईं। लिन तियानचिंग, तुमने इतनी व्यंग्यात्मक बातें करना कब सीख लिया? तभी लिन
तियानशिन उदास चेहरा बनाकर आगे आया। भैया देखिए ना, सगाई टूट जाने की वजह से मैं कितना दुखी हूँ। मैं हंस पड़ा। लो फिर शुरू हो गया तुम्हारा नया नाटक। लिन तियानशिन ने दुखी स्वर में कहा, भैया मैं जानता हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते, आपको बुरा लगता है कि मैं लिन परिवार का सक्सेसर बन गया, लेकिन मैंने ये स्थान फेयर कंपटीशन से हासिल किया है। हाँ, मैं माँ पापा का अडॉप्टेड बेटा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाएं। वह इमोशनल होकर बोला, क्या आपको पता है कि होटल में इतने लोगों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई? मैंने कंधे उचकाए। बेइज्जती? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि बहुत जल्द हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं बचेगा। ये कहकर मैंने अपने बैग से पहले से तैयार किया हुआ संबंध विच्छेद अग्रीमेंट निकाला। मैंने वह डॉक्यूमेंट सीधे उनके सामने पटक दिया। इस पर साइन कर दीजिए, आज के बाद मेरा लिन परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। समझौते की सामग्री पढ़ते ही माँ और भी भड़क उठी। लिन तियानचिंग, तुम एहसान फरामोश बदमाश, तुम सच में मुझसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहते हो? मैंने बिना कोई भाव बदले शांत स्वर में कहा, साइन करो या मत करो। फिर मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन आज के बाद मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा ताकि लिन तियानचिन से सक्सेसर की वह कुर्सी छीन सकूं। यह सुनते ही माँ ने तुरंत मेरे हाथ से पेन छीन लिया और बिना एक पल गंवाए एग्रीमेंट पर अपना नाम लिख दिया। यहाँ तक कि लिन तियानशिन के लिए उन्होंने पिता की तरफ से भी साइन कर दी। फिर उन्होंने लिन तियानशिन की ओर देखकर कहा, तियानशिन तुम भी साइन कर दो। आज से मेरा कोई ऐसा नालायक बेटा नहीं है और तुम्हारा भी ऐसा एहसान फरामोश भाई नहीं है। यह सुनकर लिन तियानशिन ने दिखावे के लिए कुछ अनिच्छा जताई, लेकिन अगले ही पल उसने भी जल्दी से अपना नाम लिख दिया। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। मैंने धीरे धीरे उस संबंध विच्छेद एग्रीमेंट को मोड़ा और जेब में रख लिया। आज के बाद मेरा और लिन फैमिली से मेरा कोई रिलेशन नहीं रहेगा। उसी समय पिता कुछ एम्प्लॉयज के साथ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से बाहर निकले। उनके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि इन्वेस्टिगेशन में काफी एविडेंस मिल चुके थे। उन एम्प्लॉयज में से एक ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़ाया। अरे तियानचिंग, तुम तो साउथ वापस जाने वाले थे, अभी तक गए नहीं? मैं भी मुस्कुराया। ओल्ड सॉन्ग, आप भी यहाँ हैं? मेरी ट्रेन 2 दिन बाद है, कोई जल्दी नहीं है। कैसा रहेगा आज रात साथ बैठकर कुछ पीते हैं? उन्होंने हंसते हुए सिर हिलाया। लेकिन ये सीन देखकर माँ, पिता और लिन तियानचिन तीनों स्तब्ध रह गए। पिता जल्दी से मेरी ओर आए। उन्होंने अपने गुस्से को दबाते हुए चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। तियानचिंग, तुम डायरेक्टर सॉन्ग को जानते हो? मैंने उनकी ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने सिर्फ ओल्ड सॉन्ग से कहा, आज रात मिलते हैं। ये कहकर मैं जाने के लिए मुड़ा, लेकिन पिता ने रास्ता रोक लिया। फिर उन्होंने डायरेक्टर सॉन्ग की ओर देखकर कहा, डायरेक्टर सॉन्ग, तियानचिंग मेरा बेटा है। मुझे पता ही नहीं था कि वह आपका फ्रेंड है, चूंकि हम सब अपने ही लोग हैं। क्या आप? लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही ओल्ड सॉन्ग ने उन्हें ठंडे स्वर में मना कर दिया। यह देखकर पिता मेरी ओर मुड़े। इस बार उनके स्वर में विनती थी। तियानचिंग, क्या तुम मेरे लिए एक अच्छी बात नहीं कह सकते? वह पैसा तुम्हारी माँ के खाते में गया था और तुम्हारे भाई पर खर्च हुआ था। अगर सचमुच इन्वेस्टिगेशन हुई तो तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई जेल चले जाएंगे। मैंने ठंडी नजरों से उनकी ओर देखा। उससे मेरा क्या लेना देना? फिर मैंने जेब से वही संबंध विच्छेद एग्रीमेंट निकाला और उनके सामने लहरा दिया। और एक बात, हम पहले ही सारे रिश्ते खत्म कर चुके हैं। मुझे उस अपनापन भरे लहजे में मत बुलाइए। अपने ही नाम के साइन उस डॉक्यूमेंट पर देखकर लिन जियानान पूरी तरह सन्न रह गए। तियानचिंग, ये सब क्या है? मेरे नाम से इस पर साइन किसने किए? मैं इसे स्वीकार नहीं करता। वह एग्रीमेंट छीनकर फाड़ने ही वाले थे कि माँ आगे बढ़कर उन्हें रोक लिया। ओल्ड लिन, उसने तियानचिन को धमकाकर उसकी सक्सेसर वाली जगह छीनने की कोशिश की थी। ऐसे एहसान फरामोश को फैमिली में रखने की क्या जरूरत है? मुझे विश्वास है कि हम इसके बिना भी इस मुश्किल से निकल सकते हैं। निकल नहीं सकते। पिता अवाक रह गए। उसी समय ओल्ड सॉन्ग अचानक व्यंग्य से हंस पड़े। वह मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखा। भाई, क्या तुमने इन्हें अब तक नहीं बताया कि इनके लिए तुमने क्या क्या किया है? मैं कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ बोला, बताकर भी क्या फायदा? क्या आपको सच में लगता है कि ये लोग मेरी बात पर विश्वास करेंगे? इनकी नजरों में मैं कभी कुछ था ही नहीं। इनके लिए उस अडॉप्टेड बेटे की कीमत मुझसे कहीं ज्यादा है। इनकी नजरों में मेरी हैसियत तो एक कुत्ते से भी कम रही है। ओल्ड सॉन्ग ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने पिता की ओर देखकर कहा, क्या आपको पता भी है कि अगर तियानचिंग ने आपके लिए भारी भरकम जुर्माना न भरा होता तो परसों नहीं बल्कि 2 साल पहले ही आपकी कंपनी की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती? लेकिन आपकी आंखों में तो सिर्फ वही अडॉप्टेड बेटा बसता है जो हर समय कंप्लेंट करता रहता है। सच कहूं तो ये बेहद हास्यास्पद है। ये सुनते ही पिता का चेहरा बदल गया। उन्होंने अविश्वास से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ अलग सा भाव उभरा। लेकिन माँ पूरी तरह बौखला चुकी थी। क्या मैंने उससे मदद मांगी थी? कौन जाने उसके मन में क्या स्वार्थ रहा होगा। वह हमेशा से निकम्मा ही रहा है। यह सुनकर भले ही हमारा रिश्ता पहले ही टूट चुका था, फिर भी मेरे दिल में दर्द उठा। उसी समय लू परिवार की कार धीरे धीरे आकर रुकी। लू वान और उनकी बेटी लू चान कार से उतरे। मैंने लू चान की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा। तुम यहाँ कैसे? लू चान शरारती मुस्कान के साथ बोली। पापा को अंदाजा था कि तुम यहाँ आओगे। उन्हें डर था कि तुम अकेले पड़ जाओगे, इसीलिए वे खास तौर पर मुझे तुम्हारा साथ देने के लिए लाए हैं। ये कहकर वह मेरे पास आई और मेरा हाथ थाम लिया। मेरे दिल में गर्माहट सी भर गई। मामला तो अब सुलझ चुका है। उन्हें देखकर माँ का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने लू वान की ओर उंगली उठाकर कहा, क्या यही तुम्हारा वादा निभाने का तरीका है? मेरे बेटे को सबके सामने मूर्ख बना दिया। मैं पूरे शहर में
तुम्हारे लू परिवार की जिंदगी मुश्किल कर दूंगी। फिर उन्होंने लू चान चान की ओर इशारा किया, और तुम अभी कुछ देर पहले तक मेरे बेटे की फियांसी बनने वाली थी और अब इस एहसान फरामोश के साथ घूम रही हो। तुमने सभी औरतों को शर्मिंदा कर दिया है। लू चान चान जवाब देने ही वाली थी कि मैं उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने माँ की आंखों में देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो, वरना लिन परिवार के खिलाफ मैं भी कोई रियायत नहीं दिखाऊंगा। माहौल अचानक सीरियस हो गया। तभी ओल्ड सॉन्ग वहां आए और उनकी मौजूदगी ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा। बधाई हो भाई, शहर वापस आए और लड़की भी जीत ली। शादी कब कर रहे हो? मुझे पार्टी देना मत भूलना। मैं मुस्कुराया, समय आने पर जरूर बताऊंगा। इसके बाद मेरा उन तीनों को और देखने का मन नहीं हुआ। मैं लू चान चान के साथ वहां से चला गया। उधर ओल्ड सॉन्ग उन्हें आगे की पूछताछ के लिए ले गए। कंपनी के लिए 1 करोड़ युआन कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन टैक्स चोरी की राशि काफी गंभीर थी। अगले ही दिन लिन परिवार की खबरें पूरे शहर की सुर्खियां बन गईं। उनकी साख गिरने के कारण कई बिजनेस पार्टनर्स ने उनके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए। उसी दोपहर माँ अचानक मेरे पास आई। तुम्हारे पिताजी की गिरफ्तारी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तभी मुझे पता चला कि पिता ने माँ और लिन त्यानचेन को बचाने के लिए सारा दोष अपने ऊपर ले लिया था। कितनी विडंबना थी। जिस पिता के प्यार के लिए मैं पूरी जिंदगी तरसता रहा, उसका एहसास मुझे कभी नहीं मिला। मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी और अपने लोगों से उन्हें बाहर निकलवा दिया। उस रात मैं और लू चान चान आतिशबाजी देखने गए। हमने साथ बैठकर शराब पी और अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर की। अगली सुबह हमने मिस्टर लू से विदा ली और साउथ की ओर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। रवाना होने से पहले मुझे पता चला कि लिन त्यानचेन ने लिन कॉर्पोरेशन की कमान संभाल ली है, लेकिन मेरी नजर में उसकी एबिलिटी इतनी नहीं थी कि वह लिन परिवार को आगे बढ़ा सके। हालांकि अब ये सब मेरी चिंता का टॉपिक नहीं था। साउथ पहुंचते ही मैंने लू परिवार के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पर पार्टनरशिप शुरू कर दी। लू चान चान के साथ मिलकर मैंने अपनी कंपनी को दिन ब दिन आगे बढ़ते देखा। 3 महीने बाद लू चान चान को पता चला कि वह गर्भवती है। हमने शादी की तैयारियों के लिए वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन लौटते ही मिस्टर लू ने एक चौंकाने वाली खबर सुनाई। लिन परिवार का कारोबार दिवालिया हो चुका था। लिन त्यानचेन ने कंपनी को बेहद कम कीमत पर एक राइवल कंपनी को बेच दिया था। पैसा हाथ में आते ही माँ उसका अधिकांश हिस्सा कर्जा चुकाने में लगाना चाहती थी, लेकिन उसी समय लिन त्यानचेन सारा पैसा लेकर गायब हो गया। उसकी इस हरकत ने माँ को पूरी तरह तोड़ दिया। वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और अस्पताल में भर्ती हो गई। आखिरकार वह मेरी माँ थी। लू चान चान के कहने पर मैं उनसे मिलने अस्पताल गया, लेकिन मुझे देखते ही उनकी आंखों में खुशी नहीं, केवल नफरत दिखाई दी। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, उन्होंने चीखते हुए कहा। अगर तुमने मदद करने से इनकार नहीं किया होता तो तुम्हारे पिता जेल नहीं जाते, तुम्हारा भाई भी आराम से कंपनी चला रहा होता और वह हमें छोड़कर नहीं जाता। इतना कहकर वह मेरी ओर झपटी। मुझे डर था कि कहीं वह लू चान चान को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए मैं तुरंत उसे लेकर वहां से चला गया। असल में लिन त्यानचेन कभी भी कंपनी का रियल ओनर नहीं था, वह सिर्फ सक्सेसर था। अंतिम निर्णय तो हमेशा मेरे पिता के हाथ में ही था। शायद जेल में रहते हुए पिता को आखिरकार लिन त्यानचेन का असली चेहरा दिखाई दे गया था। कुछ ही समय बाद लिन त्यानचेन संपत्ति गाफले के आरोप में वांटेड क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। 6 महीने बाद जिस रात लू चान चान अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, मैंने अचानक अस्पताल के बाहर लिन त्यानचेन को देखा। उसकी हालत किसी भिखारी जैसी हो चुकी थी। मैं उसके पास गया और शांत स्वर में कहा, पुलिस इतने समय से तुम्हें ढूंढ रही थी। अब समझ आया कि वे तुम्हें क्यों नहीं पहचान पाए। मुझे देखते ही उसकी आंखों में नफरत भर गई। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वह गुर्राया। अगर तुमने लिन परिवार की मदद की होती तो हमारा ये हाल कभी नहीं होता। सुना है तुम अब एक बड़ी लिस्टेड कंपनी के ओनर हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। वह तिरस्कार से हंसा। चाहे तुम कितने भी सफल हो जाओ, ये सच नहीं बदल सकता कि तुम्हारे अपने माता पिता ने तुम्हें ठुकरा दिया था। तुम हमेशा वही नाकाम बेटा रहोगे जिसे उसके माँ बाप ने कभी स्वीकार नहीं किया। उसकी बातें सुनकर मेरे भीतर कोई हलचल नहीं हुई। उसी समय दूर से पुलिस सायरनों की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने उसकी ओर दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं समझी। मैं मुड़ा और अस्पताल के भीतर चला गया, क्योंकि मेरी असली खुशी वहीं मेरा इंतजार कर रही थी।